अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। वेलकम टू जेड ए नॉवल स्टूडियो। चलते हैं किस नंबर 26 की तरफ। उसकी आंखों के सामने का मंजर एकदम धुंधला गया था। वो ज़ाकवान की जानिब से निगाहें फेरते दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, मगर चंद कदम चल पाई थी। वो अगले ही लम्हे उसका सर बहुत बुरी तरह चकराया था। अनायशा अपने हवास को थी, ज़मीन बोझ होने को थी, जब ज़ाकवान ने जल्दी से उसके करीब आते उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। अनायशा ने अपने चकराते सर को थाम कर ज़ाकवान की जानिब देखा था। एक झटके से खुद को ज़ाकवान की गिरफ्त से आज़ाद करती वो उससे दूर हुई थी। जिस इंसान पर वो अंधा एतमाद करती थी, वो उसकी सफाई तक सुनने को तैयार नहीं था। ज़ाफ़रान को अनायशा का ये अमल मज़ीद तैश दिला गया था। उसने बिना कुछ बोले अनायशा की कलाई आज़ाद कर दी थी। वहाँ मौजूद तमाम अफराद खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे। खौला और गुलनाज बेगम तो अपने सरदार और सरदारनी के बीच पैदा होती उस बदगुमानी को देख अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। लेकिन ये भी सच था कि ज़ाकवान को जहर देने वाली बात उन सब हवेली वालों के दिल पे जा लगी थी। अनायशा सच में हान हवेली वालों का साथ दे रही थी। उन्हें यकीन नहीं आया था। उन्हें तो यही लगा था कि अनायशा अपने सरदार साईं की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। तो कीर साहब और अनायशा के जाने के बाद जागवान ने अपने आदमियों को बुलाया था, जो अगले ही सेकंड किसी बोतल के चिन्ह की तरह वहां नाजिल हुए थे। उन तीनों को जंदान खाने में डाल दो और फरहत से कहो इनकी खूब खातिर मदारत करे जब तक ये सच नहीं उगल देते। अभी इन्होंने मेरी सरदारनी पे जो इल्ज़ाम लगाया है, उसकी इन्हें ऐसी सज़ा दो कि दोबारा ये या कोई और मेरी सरदारनी को निशाना बनाने के बारे में सोचे भी नहीं। ज़ाकवान गज़बनाकी से हुक्म देता सबके दिल दहला कर रख गया था। सभी हैरान हुए थे कि अगर ज़ाकवान ने उन लोगों की बातों पे यकीन नहीं किया था, तो फिर उसने अनायशा के साथ ऐसा रवैया क्यों रखा था। मगर ज़ाकवान जतोई से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी उनमें। साईं, हम सच कह रहे हैं। सरदारनी साईं नहीं। वो शख्स अभी मजीद बोल पाता जब ज़ाकवान की जानिब से पड़ने वाला जनाटेदार थप्पड़ उस शख्स का चेहरा घुमा गया था। ज़ाकवान रुका नहीं था। उसके चेहरे पे दर मारे जाने वाले थप्पड़ों ने उस शख्स का चेहरा जख्मी करके रख दिया था। किसी ने भी आगे आकर ज़ाकवान को रोकने की जुर्रत नहीं की थी। सभी सहम कर एक जानिब खड़े थे। मेरी सरदारनी का नाम दोबारा जुबान पे मत लाना, वरना अगली सांस लेने के काबिल नहीं बचोगे। ज़ाकवान उसके नीम बेहोश पड़ते वजूद को कहर आलूद निगाहों से देखते बोला था और लंबे लंबे ढक भरता वहां से निकल गया था। उसके जाते ही हवेली वालों ने अपनी रुकी सांसें बहाल की थी। तुम सरदारनी को सरदार साईं की नज़रों में गिराने का कह रही थी। इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद भी साईं ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अभी भी उन्हें अपनी सरदारनी पर सबसे ज़्यादा एतबार है। सरदारनी अनायशा को उनकी ज़िंदगी से निकालना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास अब सरदारनी को कबूल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। समीना बेगम ने पास खड़ी नंद गुलनाज बेगम को कहा था, मगर उस वक्त उनकी बात के जवाब में वहाँ मौजूद खवातीन में से कोई कुछ नहीं बोल पाया था। भाभी से बात करवाओ मेरी। जरजान को मुलाजिमा से पता चला था कि यजदान इस वक्त हवेली में नहीं है। उसी बात का फ़ायदा उठाती वो सारी हकीकत जानने के लिए अपने घर पे नंबर मिला चुकी थी, मगर पहले दो बार की तरह इस बार भी फ़ोन मुलाजिमा ने ही उठाया था। जो बात सरशान को जिच कर गई थी, बीबी जी इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। मुलाजिमा का जवाब सुनकर सरशान घबरा उठी थी। उसे शदीद गड़बड़ का एहसास हुआ था। आखिर क्या वजह थी जो भाभी उससे बात नहीं कर रही थी। जरजान को शदीद परेशानी लाहक हुई थी। भाभी के पास अपना पर्सनल नंबर भी नहीं था जो वो उन्हें कॉल करके कुछ पूछती। जरजान नाउमीदी के साथ फ़ोन बंद करती सोफे पे आन बैठी थी। उसका मूड बहुत सख्त ऑफ था। यजदान का रवैया उसकी समझ से बाहर था। अगर वो उससे इतनी मोहब्बत करता था तो उसके घर वालों के साथ इतना बदतर रवैया क्यों था। ये बात सरजान की समझ से बाहर थी। कभी कभी उसे यही लगता था कि शायद यजदान उससे मोहब्बत करता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने किसी मकसद के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। उसका दिमाग मनफी सोचों का मरकज़ बनता जा रहा था। वो न जाने मज़ीद कब तक ऐसे ही बैठी रहती। जब गाड़ी की आवाज़ पर वो सोचों की दुनिया से बाहर आती, हकीकत में लौटी थी।
وہ اتنا تو پہچان چکی تھی کہ یہ یزدان کی گاڑی کا ہارن ہی ہے۔ زرجان نے کھڑکی کا پردہ ہٹاتے نیچے کی جانب جھانکا تھا جب یزدان کے ساتھ گاڑی سے ایک انتہائی ماڈرن لڑکی دیکھ زرجان کی آنکھوں میں جلن کی چنگاریاں جل اٹھی تھیں، کیونکہ وہ لڑکی جس محبت اور استحقاق سے یزدان کے بازو کو تھامے اس کے ساتھ لگی، وہ الہانہ نگاہوں سے اسے دیکھتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہ بات دور سے ہی زرجان کو آگ لگا گئی تھی۔ یہ اب کیا نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو تم یزدان شاہ؟ کون ہے یہ لڑکی؟ دانت پیستے وہ مٹھیاں پھینچتے نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سردارنی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ شبنم فوراً عنائشہ کے پیچھے آئی تھی جو شدید اشتعال میں بنا دیکھے چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکی جا رہی تھی۔ اس نے میرا اعتبار نہیں کیا، سب حویلی والوں کے سامنے میری انسلٹ کی ہے۔ اسے ملازمین کی بات پر یقین ہے مگر میری نہیں۔ آئی ہیٹ ہم، آئی ہیٹ ہم سو مچ۔ عنائشہ غصے میں بول جا رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذاکوان کسی کے بھی لگائے الزام کو سچ مان لے گا اور اسے صفائی کا ایک موقع تک نہیں دے گا۔ سردارنی ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو سردار سائیں جتنے غصے میں تھے وہ آپ کو اتنے آرام سے جانے کا نہ کہتے۔ انہیں یقین ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ شبنم اس کے ہاتھ سے کانچ کا ڈیکوریشن پیس لینے کے لیے اس کے قریب آئی تھی۔ دور رہو مجھ سے تم تو ہوئی اپنے سائیکو سردار کی چمچی۔ تمہیں بھلا وہ کہاں غلط لگے گا؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے اس سے پہلے کہ تمہارے سردار کی جگہ تمہاری کھوپڑی کھول دوں میں۔ عنائشہ بار بار ذاکوان کی وکالت کیے جانے پر اب کی بار اپنی توپوں کا رخ شبنم کی جانب موڑ چکی تھی۔ سردارنی سائیں میں نے کیا کیا ہے؟ شبنم اس کے خطرناک تیور دیکھ من من آئی تھی۔ کچھ نہیں کیا تم نے، سارا قصور میرا ہے جو اتنی انسلٹ کے بعد بھی تمہارے سردار کی اس حویلی میں موجود ہوں۔ ہٹو میرے آگے سے۔ عنائشہ اپنے آگے دیوار بنی کھڑی شبنم کو دھکیلتی کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ شبنم پریشان سے بکھلاتی اس کے پیچھے گئی تھی۔ رک جائیں سردارنی۔ عنائشہ جو گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی، ذاکوان کی پکار پر بے اختیار اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ وہ انہی قدموں پر واپس پلٹتی سینے پہ بازو باندھے آگ اگلتی نگاہوں سے ذاکوان کو دیکھنے لگی تھی۔ کیوں؟ ابھی کوئی الزام لگانا باقی رہ گیا ہے کیا جس کے لیے میں مزید یہاں رکوں؟ عنائشہ کی لال پڑتی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ غصہ تو اس وقت ذاکوان کا بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے اپنی سردارنی کے بھرے انداز کے آگے اپنے غصے پہ قابو پانا پڑا تھا۔ وہاں ارد گرد موجود ملازمین پر تو جیسے یہ منظر دیکھ کر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ ان کا سردار اتنے شدید غصے میں آپے سے باہر ہو کر پاگل ہو اٹھتا تھا جس سے غصے میں دوسری کسی بات یا انسان کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سردارنی کی خاطر اپنے غصے کو بھی سائڈ پہ کر گیا تھا۔ میں نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا سردارنی۔ ذاکوان خود کو نارمل رکھتا اس کی جانب پیش قدمی کر گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت گیٹ کے قریب کھڑے تھے جہاں سے حویلی کا ہر فرد انہیں آسانی سے دیکھ سکتا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا مگر عنائشہ کو اس وقت اس بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ تو مطلب تمہیں یقین ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ میں نے ان لوگوں سے تمہیں زہر دلوائی ہے؟ یہ بات کرتے تکلیف کے مارے عنائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا سردارنی۔ اس کے آنسو دیکھ کر بھی ذاکوان کا انداز ہنوز سرد و سپاٹ تھا جو بات عنائشہ کو مزید اذیت پہنچا گئی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کہا اور نہ تم کچھ کہو گے۔ میں ہی بے وقوف ہوں جو تم جیسی روایتی سوچ رکھنے والے سردار سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کر بیٹھی تھی۔ تم نے یہ سب کر کے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ جس کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں تمہاری حویلی۔ نہیں رہنا اب مجھے یہاں۔ عنائشہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی مگر بڑے سے لکڑی کے گیٹ کے آگے کھڑے گارڈ سے اس کا راستہ روک دیا تھا۔ راستہ چھوڑو میرا۔ ہتھیاروں سے لیس کھڑے گارڈز نگاہیں جھکائے گیٹ کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو چکے تھے۔ میں نے کہا راستہ چھوڑو میرا۔ عنائشہ ان پہ چلائی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مش بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ ان پر چلا کر اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہیں سردارنی، یہ آپ کی نہیں سننے والے۔ ذاکوان اس کے قریب آتے اس کی غصے سے لال ہوتی رنگت دیکھے گیا تھا۔ تم؟ عنائشہ غصے سے ذاکوان کی جانب پلٹتی انگلی اٹھا کر کچھ بولنے ہی والی تھی جب ذاکوان اس کی وہی انگلی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اپنے گھر والوں کی بات پر یقین کر کے مجھ سے دور جانا چاہتی ہیں؟ آپ یہی سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں؟
ज़ाकवान चलती आंखों से उसे देखता, उसके गर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। अनायशा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। वो कैसे जानता था इस बारे में? मेरी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता सरदारनी, जिसमें मैं आपसे बेखबर रहूं। आप कब क्या करती हैं, एक एक बात की खबर है मुझे। आप इसी वजह से इस छोटी सी बात का इतना शदीद रिएक्शन दे रही हैं ना, कि आपको अब वाकई मुझ पे एतबार नहीं रहा। आप मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं। ज़ाकवान के इशारे पर इर्द गिर्द मौजूद तमाम मुलाजमीन वहाँ से हट चुके थे। वो अनायशा को कीमती मिताक की तरह अपने सीने से लगाए खड़ा, उसकी आंखों में आंखें डाले बोलता, अनायशा को खौफजदा कर गया था। ज़ाकवान की आंखों के सर तासुरात इंतहाई नाकाबिले फ़हम थे। अनायशा समझ नहीं पाई थी कि अचानक से वो उसके साथ यूं अजनबियों जैसा बिहेव क्यों कर रहा है। ज़ाकवान जो तो ही तुम अपनी गलती मेरे सर नहीं डाल सकते। अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो मैं कब की चली गई होती। तुम अब ये सब इल्ज़ामात लगा कर बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैं इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, कभी नहीं। आई हेट यू। अनायशा उसके सीने पे दबाव डालती उसे खुद से दूर धकेल गई थी। ज़ाकवान ने गिरफ्त ढीली छोड़ दी थी ताकि वो अपनी मर्जी से उससे दूर जा सके। अनायशा को उसकी यही हरकत भी अच्छी नहीं लगी थी। वो दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं जाना चाहते थे और अपनी अना भी ख़त्म नहीं करना चाहते थे। यही चीज़ उन दोनों के बीच गलतफहमियों की दीवार कायम करने का बाहिश बन रही थी। ज़ाकवान उसकी बात के जवाब में बिल्कुल खामोश रहा था, जिस पर अनायशा उससे मज़ीद नाराज़ होती वहाँ से हट गई थी। ज़ाकवान उसके बाद रूम में नहीं आया था। अनायशा ने भी खुद को रूम में बंद कर रखा था। वो ना कुछ खा रही थी, ना किसी को अंदर आने की इजाज़त दे रही थी। उसने रूम को अंदर से लॉक कर रखा था। ज़ाकवान जो तो इसे नाराज़ होकर उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी रूठ गई हो। अनायशा सोफे पे बैठी टांगें सीने से लगाए उनमें चेहरा छुपाए हुए थी जब उसे बाहर से रूम का लॉक खोलने की आवाज़ आई थी। अनायशा ने चेहरा ऊपर उठाया था जब सामने ही उसे शबनम हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ी नजर आई थी। तुम्हें मेरी एक बार की कही बात समझ क्यों नहीं आती शबनम? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे कुछ नहीं खाना। अनायशा गुस्से से अभी इतना ही बोली थी जब शबनम के पीछे ज़ाकवान भी रूम में दाखिल हुआ था। अनायशा की जुबान को ब्रेक लगी थी। शबनम खामोशी से खाना उसके सामने टेबल पर रखती वहां से निकल गई थी। खाना खाएं सरदारनी। ज़ाकवान अनायशा को मुंह फेरते देख सर्द लहजे में बोला था, नहीं खाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? अनायशा सोफे से उठ के उसके मुकाबिल आती बोली थी। ज़ाकवान ने खामोश निगाहों से उसका ये सोगवार हुस्न देखा था। इस बात पर भी कोई नया इल्ज़ाम लगा दोगे? बोलो। अनायशा उसका गिरबान अपनी मुट्ठी में जकड़े चिल्लाई थी, ये जानते हुए भी कि ज़ाकवान जतोई को किसी का अपने सामने यूं चिल्लाना सख्त नापसंद था। मगर वो तो अब तक हमेशा से वही करती आई थी जो ज़ाकवान जतोई को नापसंद था। मैंने आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया सरदारनी, ना कभी लगा सकता हूँ। हाँ, मगर मुझे इतना समझ आ चुका है कि आप कभी भी किसी भी लम्हे मुझे छोड़ कर जा सकती हैं। आप मेरी सोच से ज़्यादा बेवफा निकली सरदारनी। ज़ाकवान उसकी आंखों से गिरते आंसू अपनी पूरों पे चुनते उसके दिल नशीं रूप से आंखों को ठंडक बख्शते बोला, जबकि उसकी अपने चेहरे पे पड़ती गर्म सांसें और उसका सपाट सर्द लहजा अनायशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दड़ा गया था। हाँ, चली जाऊंगी तुमसे दूर। जब तुम मेरे सामने अपनी सरदारनी झाड़ते, सबके सामने अजनबी बन जाते हो मेरे साथ, तो बहुत गुस्सा आता है मुझे। दिल करता है तुमसे बहुत दूर चली जाऊं, इतनी कि तुम मुझे ढूंढ भी ना पाओ। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, तो क्यों अजनबी बनते हो? अनायशा उसके मामले में जैसे जनूनी हुई थी। वो भला वो मंजर कैसे बर्दाश्त करती जिसमें उसका सागवान जतोई उसे खुद से दूर जाने का हुक्म देता था। वो अब इतना तो समझ चुकी थी कि जागवान का गुस्सा नॉर्मल नहीं होता था, मगर जागवान जतोई को अब उसकी खातिर अपना ये गुस्सा बदलना था। अपनी सरदारनी की खातिर अब अपने गुस्से की कुर्बानी देनी थी, वरना वो अपनी मासूम सी सरदारनी को खो देता। जागवान उसे मजीद रोते बिलखते नहीं देख पाया था। बड़ी बड़ी बातों पर खुद को पत्थर कर लेने वाले जागवान जतोई की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सरदारनी थी, जिसकी आंखों में जागवान जतोई एक आंसू भी नहीं देख सकता था। जागवान उसके गर्द बाजू हमायल करता उसे अपने सीने में खींच गया था। वो अपनी सरदारनी के मामले में बहुत बेबस और कमजोर निकला था। वो हार मान गया था और अपनी सरदारनी के आगे घुटने भी टेक गया था। आई एम सॉरी।
जागवान जो तो उसके कान की लो पे लप रखता, धीमी लहजे में बोलता। अनायशा को सुनकर गया था। अनायशा ने उसके सीने से चेहरा उठाना चाहा था, मगर जागवान उसे मजीद मजबूती से अपने अंदर खींच गया था। अनायशा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी, मगर वो बिना मज़ामत किए अपने सरदार का ये जुनूनी अंदाज देख रही थी। मुझसे दूर जाने का ख्याल अपने दिल में भी मत लाइएगा, सरदारनी, वरना जो उसके बाद मैं करूँगा, उस तबाही से कोई भी नहीं बच पाएगा। आपके दूर जाने के ख्याल से ही सांसें रुकती महसूस होती हैं, सरदारनी। मैं एहसास जज्बात से आरी एक बहुत ही संग दिल और जालिम सरदार था। आपने मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। हर मामले में ताकतवर और मजबूत रहने वाला अब बहुत सारे मामलों में कमज़ोर पड़ने लगा है। कभी ना हारने वाला अब अपनी सरदारनी के आगे हारने लगा है। मुझे अपना दीवाना बनाकर आप मुझसे दूर जाना चाहती हैं। इतना बड़ा जुल्म करना चाहती हैं अपने सरदार पर। जागवान उसका चेहरा अपनी हथेलियों के प्याले में भरे बेखुदी के आलम में बोलता, तो उसके चेहरे के एक एक नक्श पे अपने लपकता चला गया था। अनायशा उसकी ये शिद्दत पसंदी देख बुखला गई थी। जागवान अनायशा का चेहरा बिल्कुल लाल अंगारा हो चुका था। जी जाने जागवान। जागवान की गहरी निगाहें अनायशा के थरथराते गुलाबी होंठों पे थी। जागवान का कुछ लम्हों पहले का गुस्सा अपनी सरदारनी की रूखेस गुर्बत के आगे छाग की तरह बैठ गया था। तुमने पूरी हवेली वालों के सामने मेरी इंसल्ट की है। अनायशा उसके सीने पे दबाव डालते, उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करते, नाराजगी से बोली थी। वो उससे सख्त नाराज थी और इतनी आसानी से मानने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। वो जानती थी उसका ये सहर अंगेज पुरकशिश शख्सियत का मालिक सरदार ज्यादा देर तक खुद से नाराज नहीं रहने देने वाला था, मगर वो भी खुद से अहद कर चुकी थी इतनी आसानी से राजी नहीं होगी। ज़ाकवान चतोई ने अपने खानदान वालों के सामने उससे ऊंची आवाज़ में बात करके उसको बहुत हर्ट किया था। वो मानती थी गलती उसी की है, मगर उसके मुताबिक सिर्फ उसे अपने सरदार से ऊंची बात करने की इजाज़त थी। ज़ाकवान चतोई ऐसा नहीं कर सकता था, और आज वो ऐसा करके अपनी सरदारनी को शदीद नाराज़ कर चुका था। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में था, सरदारनी। पूरी हवेली वालों के सामने आपसे माफ़ी भी मांग सकता हूँ। ज़ाकवान ने ज़िंदगी में पहली बार इतनी आसानी से हार मानी थी, वरना माफ़ी मांगना और झुकना तो ज़ाकवान चतोई की डिक्शनरी में था ही नहीं। तुमने मुझ पे शक किया कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ और तुम पे एतबार नहीं करती। अनायशा ने भीगे चेहरे के साथ मुंह बसूरते कहा था। ज़ाकवान को वो उसकी कसूर की बातें इतनी प्यारी लगी थी कि ज़ाकवान अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाया था। वो अनायशा को एक झटके से अपने करीब खींचता, उसके चेहरे पे झुकता, उसके गुलाबी होठों को उनकी खूबसूरती का खैराज तहसीन पेश कर गया था। अनायशा इस वक्त ज़ाकवान जतोई से ऐसी किसी हरकत की तवक्को नहीं कर पा रही थी। उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूबा वो उससे ज़्यादा देर तक दूरी बरकरार नहीं रख पाया था। अंदर बाहर हर जानिब उन दोनों को जुदा करने की न जाने कितनी साजिशें की जा रही थीं, मगर उनके दुश्मन ये बात नहीं जानते थे कि उन दोनों के दरमियान उनके इश्क की ताकत थी, जो उन्हें कभी भी जुदा नहीं होने दे सकती थी। ज़ाकवान की जनूनियत पर अनायशा की आंखों में नमी उतर आई थी। वो आज भी अपने सरदार की ये दीवानगी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अनायशा की गैर होती हालत देख ज़ाकवान ने मुस्कुराते उसे आज़ादी बख्श दी थी। मेरी नाजुक सरदारनी। अनायशा को गहरे गहरे सांस लेते देख वो उसे अपने चौड़े सीने से लगा गया था। मैं आप पर कभी शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, सरदारनी। मैंने आपकी मामा अपनी मामा से की गई सारी बात सुन ली थी, जिसके साथ ही मेरे दिल में एक अनजाने से खौफ ने अंगड़ाई ली थी कि शायद आपकी मोहब्बत फिर से नफरत में बदल जाए। मैं इसीलिए नहीं चाहता था कि आप खान हवेली वालों से राब्ता रखें, क्योंकि खान हवेली का कोई एक फर्द भी हमें एक साथ नहीं देखना चाहता। वो सब जानते हैं कि आप मेरी कमजोरी हो, और आपको मुझसे छीन कर वो बआसानी मात दे सकते हैं मुझे। इसलिए आपको मुझसे छीनने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर वो शायद ज़ाकवान जतोई की दहशत फरामोश कर चुके हैं। उन्हें उसकी एक झलक तो दिखानी ही होगी। महनाज बेगम की कही बात याद करते ज़ाकवान की आंखों में एक बार फिर से खून उतर आया था। अनायशा को नॉर्मल होता देख वो पलटा था। उसकी लाल अंगारा आंखें बता रही थी कि वो जरूर कोई बड़ा काम करने जा रहा है। इससे पहले कि ज़ाकवान दरवाजे से निकलता, अनायशा जल्दी से उस तक पहुंची थी। उसका बाजू थाम कर उसे अपनी जानिब मोड़ते
अनायशा सागवान के पैरों पे पैर रखती, उसकी शर्ट के कॉलर एक हाथ से दबोचती, उसे वहीं साकित करती, अपनी नाजुक कलाई उसके कंधे पे जमा कर थी। जागवान खामोश खड़ा अपनी सरदारनी की ये पेशकदमी मुलाहिजा फरमा रहा था। अनायशा उसके करीब आने की कोशिश करती लड़खड़ाई थी, जब फौरन जागवान ने उसकी कमर में बाजू डालते उसे अपनी जानिब खींचा था। तुम कहीं नहीं जाओगे। इतने गुस्से में मैं अपने सरदार के हाथ खून में रंगे नहीं देखना चाहती, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। नाराजगी और गुस्से की वजह से सुबह से कुछ नहीं खाया। आप मुझे खाना खिलाएंगे? अनायशा उसकी हमदर्द खूबसूरत ठोड़ी पे लब रखते जागवान को मजीद बहका गई थी। बिना दुपट्टे के अपने नाजुक से सरापे, नाजुक कमर पर बिखरे बाल और शफाफ दुधिया रंगत में वो कयामत से कम नहीं लग रही थी। जो हुक्म मेरी सरदारनी, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ आपकी खातिर। जागवान उसका ये दिल फरेब अंदाज देखता उसकी जानिब झुकने ही वाला था, जब जागवान का मोबाइल जोर शोर से बज उठा था। अनजान नंबर देख जागवान ने कुछ सोचते कॉल अटेंड की थी। दूसरी जानिब न जाने कौन था कि जागवान के तासुरात एकदम सख्त हुए थे। जापुर खान सरगोशी नुमा आवाज में अनायशा को आगाह करता वो स्पीकर ऑन कर गया था। सलाम सरदार साईं, आप और सरदारनी अनायशा अगर हमारी इस खुशी में शरीक हों तो हम आपके बहुत मशकूर होंगे। जाबर खान जागवान और अनायशा को अपनी शादी में शिरकत की दावत दे रहा था। अनायशा ने जागवान को देखते इनकार में सर हिलाया था। वो और जागवान बहुत मुश्किल से अपने इख्तलाफात ख़त्म करके एक हुए थे। अनायशा दोबारा दोनों के दरमियान कोई नया तमाशा नहीं चाहती थी। हम ज़रूर आएंगे जाबर खान, आप चाहे इनकार करें मगर आप हमारे कबीले में आते हैं और हमें अपने कबीले वालों की खुशी और गम में शरीक होने में बहुत अच्छा लगता है। जागवान मजबूत लहजे में बोलता, दूसरी जानिब मौजूद शख्स को बुखलाहट का शिकार कर गया था। अनायशा ने हैरानी से जागवान की जानिब देखा था, जो पुरसकून सा वारहाना निगाहों से उसे ही तके जा रहा था। सज्जान फ़ौरन रूम से निकलती ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ी थी, जहाँ से उसे उसी लड़की की निस्वानी खिलखिलाहटों की आवाज़ें आ रही थीं, जिसमें यज़दान भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। बात सुनो। जरजान ने अंदर जाने के बजाय वहाँ से गुजरती मुलाजिमा को अपने करीब बुलाया था। जी बीबी साईं। मुलाजिमा फ़ौरन करीब आई थी। ये लड़की कौन है? क्या पहले भी आती है यहाँ? सरजान को अंदर जाते कहकों पर बहुत तप चढ़ी थी। बीबी जी एक बार पहले भी आ चुकी हैं। ये शाह साईं की बहुत करीबी दोस्त हैं। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती इनके बारे में। मुलाजिमा उसे तफसील से बताती वहाँ से खिसक गई थी। करीबी दोस्त? कितनी करीबी दोस्तें हैं इस शख्स की? ज़रा मैं भी तो पता लगाऊं। जरजान होठ मींचती अपने सर पर रखी ब्राउन शाल को मजीद सेट करके साइडों से निकले बालों को चादर के अंदर अड़सती ड्राइंग में दाखिल हुई थी, जहाँ सिंगल सोफे पर महज जमान हो मौजूद थी, जबकि उनके सामने यजदान के साथ सोफे पर वो लड़की नहायत ही इस्तेकाक से बैठी उसका बाजू थाम कर उसके कान के करीब झुकती सरशान को आँख में झुलसा गई थी।